नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 अपन डिस्कस कर रहे हैं, 2 चैप्टर जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कृषि पर आधारित था, दूसरा स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित था। तीसरा चैप्टर हमारा शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर है, जिसका एक सेशन कंप्लीट हो चुका है। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पिछली क्लास में क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के, उनको रिवाइज करेंगे। उसके बाद अपन इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी ज्ञान संकल्प पोर्टल की बात की थी। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है? राजस्थान सरकार के द्वारा ये विकसित किया गया है। सरकारी जो विद्यालय हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु और पहली वित्तीय सहायता और जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल विकसित किया गया है। फिर बात करते हैं निपुण पोर्टल के बारे में। निपुण पोर्टल क्या है? ये भी शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसमें नेशनल इनिशिएटिव है। ये क्या है? निपुण पोर्टल नेशनल इनिशिएटिव है फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमरेसी। मतलब 3 से 9 साल तक के जो बच्चे हैं, इन एक आयु वर्ग इसमें निश्चित किया गया है। 3 से 9 वर्ष का आयु वर्ग है। इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ये सरकार के द्वारा एक पहल प्रारंभ की गई है। कौन सी? निपुण पोर्टल। ठीक है। फिर है एक और पोर्टल हमारा दीक्षा पोर्टल, जो कि विकसित किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है फॉर नॉलेज शेयरिंग। इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो हमें याद रखने होंगे। दीक्षा पोर्टल क्या कहता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए। इससे क्या होगा? सरकार ये चाहती है कि अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों को कुछ जो मटेरियल है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया जाए। ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ये पहल प्रारंभ की गई है। इसके तहत क्या होता है? जो एनसीईआरटी है वो डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराती है। इसके लिए शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री प्रदान करता है। अब इस पोर्टल पर क्या है? 1 से 12 तक के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, विभिन्न राज्य बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, उनको अपलोड किया गया है। तो ये 3 पोर्टल थे, ज्ञान संकल्प पोर्टल, दीक्षा पोर्टल और निपुण पोर्टल के बारे में हमने देखा। ठीक है। फिर अगली एक योजना है स्टार्स योजना। स्टार्स योजना है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। इंपॉर्टेंट बात, स्टार्स योजना शिक्षा विभाग से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है और आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है। इन राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम पूछा गया हमसे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टार्स की फुल फॉर्म जानेंगे। तो स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। मतलब हर संभवतः शिक्षा को क्या बनाना है? गुणवत्तापूर्ण बनाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? बच्चों की जो मूल्यांकन प्रणाली है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें समग्र मूल्यांकन होना चाहिए उसका बच्चे का। इस तरह से परीक्षा प्रणाली को परिवर्तन करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। क्या है? नाम देख लीजिए, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है। अब ये एक प्रायोजित शिक्षा परियोजना है। ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इसको लागू किया गया है। तो जो मूल्यांकन प्रणाली है उसको पहचानने के लिए, उसको क्रियान्वयन करने के लिए क्या बनाया गया? परख। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र डेवलप किया गया है जिसका नाम रखा गया है क्या? परख। ठीक है। अब ये योजना 6 राज्यों में संचालित की जा रही है, जिसमें से राजस्थान अपना एक राज्य है। तो वो 6 राज्य कौन-कौन से हमें याद रखने होंगे। हमारा पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा। ये 6 राज्य हैं जिसमें ये स्टार्स योजना आपकी संचालित की जा रही है। और परख जो मूल्यांकन प्रणाली है उसका संबंध भी किससे है? स्टार्स योजना से है। याद रखना, विश्व बैंक इसमें सहायता प्रदान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वही देख लिया हमने, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट को हम पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना अगर एक स्कीम है, ये भी आपने किससे संबंधित है? स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। मतलब इसमें स्कूलों का समग्र रूप से रूपांतरण करना है। समग्र रूप से रूपांतरण करने का मतलब पहले तो इसकी फुल फॉर्म जानिए, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। जब इसके नाम में राइजिंग इंडिया आया तो जो बढ़ता हुआ राइजिंग इंडिया है, देश है, जैसे कि 2047 तक हमें इसको विकसित करने का लक्ष्य लिया है, नेशनल पॉलिसी 2020 को क्रियान्वित करनी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये योजना प्रारंभ की गई है। देश के 14,500 स्कूलों को इंक्लूड किया गया है और राजस्थान की जिसमें कितने विद्यालय सम्मिलित हैं? 639 विद्यालय राजस्थान से सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। करना क्या है इस स्कीम के तहत? विद्यालयों का समग्र रूपांतरण करना है। समग्र रूपांतरण मतलब जैसे कि क्लासरूम की बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए। टीचिंग की बात करें, टीचिंग मेथड्स की, तो जैसे कि हमने अभी मूल्यांकन प्रणाली में देखा था कि समग्र रूप से विद्यार्थी का मूल्यांकन होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और खेल मैदान की बात करें, खेलों की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टेडियम्स डेवलप होने चाहिए। खेल के विद्यालय में खेल मैदान होने चाहिए।
और वातावरण की बात करें तो हमारे पोषण वाटिका वगैरह इसमें सब कुछ होना चाहिए। इस तरह से विद्यालयों का समग्र रूपांतरण करना है। टीचिंग की बात करें तो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासरूम है, लैब्स हैं, ये सारी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावना के अनुरूप है। स्कूली शिक्षा प्रणाली को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और नवाचार आधारित बनाना है। ठीक है, तो स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। ये हम देख पा रहे हैं कि अ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 का, और इसके तहत हमें पता है निजी विद्यालयों में जो वंचित वर्ग है और कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए सीटों का प्रावधान किया गया है। सीटें आरक्षित रखी गई हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमें याद रखना होगा शिक्षा के अधिकार के लिए कि हमारा जो अनुच्छेद कौन सा 21A है, 21 संविधान का अनुच्छेद 21A में भी ये प्रावधान किया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं निःशुल्क और वंचित वर्ग के, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें अनुच्छेद 45 की, तो 45 में भी ये बात कही गई है नीति निर्देशक तत्वों में, और उसके बाद मूल कर्तव्यों में भी जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको भी। तो ये सब जो अनुच्छेद हैं ये हमारे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, अब बात करें जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुख्य रूप से याद करेंगे तो धारा है अपनी 12(1)(c) है ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है, धारा 1(c). ठीक है, तो धारा 1(c) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, और गैर निजी सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रवेश स्तर ग्रेड में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करें। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर बात की देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना। तो इस स्कीम के बारे में हमने देखा था कि पहली बात तो इसमें दो प्रावधान किए गए हैं, एक तो स्कूटी का प्रावधान है और दूसरा प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। तो हमें याद रखना होगा कि किनको तो स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी और किसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम के लिए कौन पात्र है। तो पात्रता के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए बालिका को। ठीक है, राजस्थान का मूल निवासी। उसके बाद बात करें तो उसकी कैटेगरी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है देवनारायण छात्रा। ठीक है, तो इसमें आपके एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी है, जिसमें गुर्जर, रायका, रेवाड़ी, बंजारा, ये इन लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरी बात करें कब मिलेगी भाई स्कूटी वगैरह प्रोत्साहन राशि, तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए। कितने अंक के साथ, 50% अंक के साथ, चाहे वो आरबीएससी से हो या सीबीएसई से। ठीक है, अगली पात्रता बाकी बात की गई तो उसमें फैमिली इनकम की बात की गई। फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक ये पात्रता के प्रमुख बिंदु थे। अब इसके इन समग्र जो पात्रता के बिंदु थे, इनके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिस कट ऑफ के अंतर्गत जितनी भी बालिकाएं आएंगी उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर बात की कि भाई उनको स्कूटी प्रदान कर दी। ठीक है, अब इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद प्रोत्साहन राशि का उल्लेख किया गया है। तो प्रोत्साहन राशि स्नातक और स्नातकोत्तर दो स्तर पर दी जाती है। स्नातक स्तर पर आपको 10,000 रुपए, स्नातक स्तर पर 10,000 रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और दूसरी स्नातकोत्तर पर मतलब पीजी में आपको 20,000 रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है। यह है आपके स्नातक स्तर पर, और यह है स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000 रुपए का प्रावधान। इसमें कंडीशन ये है कि आपके प्रति वर्ष आपके पासिंग जो मार्क्स हैं वो लगभग 50% से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्नातकोत्तर के 2 वर्षों तक कितनी राशि का प्रावधान है, तो ए ऑप्शन 20,000 रुपए की राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। फिर बात करते हैं हमारे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्यों चलाया गया है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य यह है कि सरकार का उद्देश्य है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनको साक्षर बनाना है। एक तो साक्षरता का प्रतिशत है वो सुधरेगा कहीं ना कहीं, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग सक्षम हो जाएंगे और अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। केंद्र प्रवर्तित योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये संचालित की जा रही है, और ये प्रोग्राम कब से चला गया है? 1 अप्रैल 2022 से। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 से संचालित है, केंद्र प्रायोजित है, और 15 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनको साक्षर बनाने का सरकार का मुख्य प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, ये अपन देख चुके हैं। फिर है राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, जिससे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी सुरक्षा की जा सके, उसकी संरक्षित किया जा सके, तो इसके लिए ये महापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। निपुण भारत मिशन की बात कर चुके हैं, जो कि नेशनल इनिशिएटिव है, और
इसके लिए प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर न्यूमरेसी, ठीक है। नंबर सिस्टम, संख्यात्मक ज्ञान की नॉलेज परख बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। और देख लीजिए 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक भाग है। इस नीति का उद्देश्य देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। और ये 34 वर्ष, ये जो पुरानी राष्ट्रीय नीति थी, ये एनईपी, पहले जो नीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले जो लागू थी वो 1986 थी, और इस 1986 की नीति को परिवर्तित कर 2020 में इसको लागू किया गया है। हमें तो निपुण पोर्टल के बारे में देखना था। शिक्षा मंत्रालय बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए एक राष्ट्रीय पहल है जो निपुण भारत मिशन की शुरुआत की। चलिए, ये क्या है? निपुण भारत मिशन ही है। महिला शिक्षण बिहार आवासीय विद्यालय, तो ये क्यों खोले गए हैं ये आवासीय विद्यालय? महिलाएं तो 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, जिसमें आपकी एकल नारी हो, तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी और वंचित समूहों से संबंधित जो महिलाएं हैं जिनकी आयु 15 से 30 वर्ष है, ठीक है, उनको साक्षर बनाना है। दूसरा, उनके एक 10वीं पास, इसमें जो प्रमुख प्रावधान किया गया ना, उनको ये है कि उनको अपन 10वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रोवाइड करा देंगे। इस शिक्षा के साथ साथ उनको एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे उनको किसी को सिलाई सिखा दी या किसी के लिए इस तरह के छोटे जो लघु उद्योग के हैं, उस तरह से उनको कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा? इन महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा, आत्मनिर्भर हो जाएंगी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनकर अपना जीवन सशक्त बना सकती हैं, ठीक है। ये प्रमुख इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। चलिए, और इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान में संचालित है, तो राजस्थान के किस जिले में संचालित किया जा रहा है? एकमात्र जिला झालावाड़ में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है? तो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र है, ये हमारी जो प्राकृतिक चीजें कहें, या फिर जैसे वन है, वन संपदा है, वन्य जीव संपदा है, और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। और ये कहाँ स्थित है? राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र आपके जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित है। इसको क्या भी कहा जाता है? संक्षेप में इसको सरसेक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सरसेक कहाँ स्थित है, तो हमारा सरसेक राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जोधपुर में स्थित है। अगर राष्ट्रीय की बात की जाए कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। जोधपुर और उदयपुर में डिजिटल तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोनों जिले याद रखना है, जोधपुर और उदयपुर में। मतलब ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, सितारे हैं, इन सब की एक डिजिटल रूप में हम देख सकें, इसके लिए डिजिटल तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है जोधपुर और उदयपुर में। इस किसकी मदद से किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। डिजिटल तारामंडल परियोजना में किस संगठन का सहयोग किया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये संस्कृति जो मंत्रालय है उसके अधीन एक संस्था है जो साइंस के क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार की संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर और उदयपुर में, ठीक है, डिजिटल तारामंडलों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के साथ ये समझौता हुआ है, जिसमें 13 करोड़ की लागत से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब एक डिजिटल तारामंडल का निर्माण कितने रुपए की लागत से होगा? 13 करोड़ की लागत से होगा, और जोधपुर और उदयपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। सरसेक की बात की हमने, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग कहाँ स्थित है? तो आपके जोधपुर में ये स्थित है। ये देख लो कि इस सरसेक जो का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना है, जैसे मिट्टी है, जल है, वन है, कृषि है, खनिज संसाधन है, जो भी प्राकृतिक वनस्पति है या प्राकृतिक संसाधन है राज्य के, उन सब के बारे में ये हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। पेटेंट सूचना केंद्र पीआईसी, पीआईसी कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। मतलब पीआईसी का उद्देश्य क्या है? जो भी हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये इस केंद्र चलाया जा रहा है। पेटेंट और भौगोलिक संकेत इसमें शामिल किए गए हैं। जयपुर में ये स्थित है। करिया कार्यक्रम का संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस जो रिवाइज किए हैं वो पिछली क्लास के क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं। तो आज का जो हमारा पहला और नया क्वेश्चन है वो यही है कि करिया कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो जब इस तरह से किसी भी स्कीम्स की शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी तो हमें थोड़ा पहचानने में प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर है कि फुल फॉर्म हम याद रखें, जिससे उस स्कीम्स के बारे में काफी फैक्ट समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब इस समझते हैं ये कि ये कार्यक्रम क्या कहना चाहता है। करिया कार्यक्रम ये क्या है? आपका नॉलेज ऑग्यूमेंटेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज ऑग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च, थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, मतलब हमारे जो देश के राज्य के युवा हैं
युवा हैं उनकी किसमें, रिसर्च में रुचि को बढ़ावा देने के लिए, नॉलेज एनहांसमेंट की बात करें, नॉलेज आर्गुमेंटेशन की बात करें, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, कृषि विकास के लिए छात्रों को शोध फेलोशिप, उद्योग नीति और स्वास्थ्य सेवाएं। तो छात्रों को शोध फेलोशिप में, शोध क्षेत्र में, ठीक है, अ, पढ़ाने के लिए, उनकी रुचि जागृत करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, छात्रों को शोध फेलोशिप में बढ़ा देने के लिए। ठीक है, नाम देख लीजिए इसका, नॉलेज ऑग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय हैं उनमें विज्ञान और संकाय में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको देश के जो प्रतिष्ठित संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है, उनमें इंटर्नशिप और अनुसंधान प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है। और इस प्रोग्राम के तहत 63 विद्यार्थियों को अनुसंधान फेलोशिप प्रदान की गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि हमें इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नॉलेज ऑग्यूमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विज्ञान संकाय के जो छात्र छात्राएं हमारे राजकीय राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उनको देश के प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं, कौन से अनुसंधान संस्थान, उनमें उनके लिए इंटर्नशिप के लिए मौका प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। अगला है राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार राशि कितनी है। तो आप देखिए, राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार हैं, ये सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ठीक है, उस अवसर पर ये प्रोवाइड किए गए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि इस पुरस्कार की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो इसमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है वो है आपकी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइस। ठीक है, वही बात करें सेकंड की, तो सेकंड कितनी है आपकी, 51,000 रुपए। सेकंड 51,000 रुपए है और थर्ड है आपकी 21,000 रुपए। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों हमें याद रखने हैं। फर्स्ट प्राइस कितने का है, 1 लाख रुपए का, सेकंड प्राइस 51,000 रुपए और थर्ड है आपके 21,000 रुपए। 1,51,000 और 21,000, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार राशि कितनी है। तो सी ऑप्शन 1 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है, 51,000 रुपए सेकंड पुरस्कार और 21,000 रुपए है आपका थर्ड पुरस्कार राशि। तो ये उच्च शिक्षण संस्थानों और जमीनी स्तर मतलब स्कूल शिक्षा और कॉलेज एजुकेशन दोनों में प्रदान किए जाते हैं। और कौन प्रदान करता है, राज्य नवाचार परिषद, स्टेट की इनोवेशन जो काउंसिल है उसके द्वारा ये प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये तो क्लियर है कि विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदान किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इनोवेशन इसमें इंक्लूड किया गया है विज्ञान के क्षेत्र में। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है हमारी लाड़ू प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए, योजना का संचालन चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। योजना पीसीटीएस पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है और इस योजना में पहली किस्त जन्म के समय 2500 रुपए प्रदान की जाती है। क्योंकि लाड़ू प्रोत्साहन योजना सरकार के द्वारा संचालित है, राज्य सरकार के द्वारा, और इस योजना का लक्ष्य बालिकाओं के जन्म से लेकर उसकी स्नातक की जो पढ़ाई है वहां तक ध्यान में रखते हुए उसका मतलब बच्चियों का या गर्ल्स का समग्र रूप से विकास हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, चाहे आपके एजुकेशन की बात करें। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, मतलब एक बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा जिसकी राशि कितनी है, 1.5 लाख रुपए उसकी राशि है। ठीक है, 1.50 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इसकी राशि, इस बॉन्ड की राशि है। अब इसमें बालिकाओं को उनके आयु के अकॉर्डिंग और उनकी जो क्लास वर्ग है उसके अकॉर्डिंग इसमें राशि प्रदान की जाती है अलग अलग किस्तों में। ये बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हमें राशि याद रखनी है कि कब पहली किस्त, दूसरी किस्त, इसमें कितनी राशि किस आधार पर कब प्रदान की जाती है, यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बेस्ट है। इसके अलावा जो ये स्कीम है वो चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। तो ये तो क्लियर है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा है, योजना पीसीटीएस पोर्टल के माध्यम से, पीसीटीएस पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। पीसीटीएस प्रोग्राम क्या है, पीसीटीएस पोर्टल है आपके प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। ठीक है, चाइल्ड ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। प्रेगनेंसी, दो टर्म इंक्लूड हों, एक तो प्रेगनेंसी और दूसरा है आपके चाइल्ड ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला है, इस योजना में पहली किस्त जन्म के समय 2500 रुपए प्रदान की जाती है। तो इस तरह की इसमें 7 किस्तों के रूप में ये पूरी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये हमें साथ के साथ पता होना चाहिए। तो पहली जो किस्त है वो कब प्रदान की जाती है, जन्म के समय। ठीक है, जन्म के समय प्रदान की जाती है और कितने रुपए की है, 2500 रुपए की पहली किस्त है।
ठीक है। दूसरी किस्त की बात करें, 1 वर्ष पूर्ण होने पर, 1 वर्ष पूर्ण होने पर, और 1 वर्ष पूर्ण होने पर क्यों प्रोवाइड की जाएगी? क्योंकि सरकार चाहती है, एक तो 1 वर्ष पूर्ण हो गया और प्लस उसका टीकाकरण। ठीक है, तो 1 वर्ष में टीकाकरण भी पूर्ण हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य क्या था? इस टीकाकरण को बढ़ावा देना था। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना इम्पोर्टेंट है। सरकार का मेन प्रमुख कारण क्या था दूसरी किस्त का? कि भाई 1 साल तक अगर आपने टीकाकरण कंप्लीट कराया तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो 1 वर्ष पूर्ण होने पर टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा तो ₹2500 की फिर दूसरी किस्त जारी कर दी जाएगी। तीसरी बात करें आपके फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराने पर, ठीक है। फर्स्ट क्लास में जब आप एडमिशन कराओगे तो यहाँ से ₹4000 की तीसरी किस्त है, ठीक है। चौथी किस्त की बात करें आपके 6th क्लास में प्रवेश लेने पर, और ये कितनी राशि है? ₹5000 की राशि है। इसी क्लास नेक्स्ट किस्त है आपकी 5वीं, कौन सी? क्लास 10th में प्रवेश लेने पर, ये है आपकी ₹11000 की राशि, ठीक है। अगली है छठी किस्त आपके 12th क्लास में प्रवेश लेने, और ये है आपकी ₹25000 की राशि, ठीक है। 6 किस्त तो ये है, और आपकी 7वीं जो किस्त है 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर और स्नातक आपकी कंप्लीट होने पर, इसमें आपकी लास्ट किस्त है वो है ₹1,00,000। इस तरह से ये 7 किस्तों में पूरी राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। जो हमें याद रखनी है, जन्म के समय ₹2500, 1 वर्ष पे पूर्ण होने पर टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा तो ₹2500 की राशि फिर प्रदान की जाएगी। थर्ड किस्त फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराने पर ₹4000 की, 6th क्लास में प्रवेश लेने पर ₹5000, 10th क्लास में प्रवेश लेने पर ₹11000 और 12th क्लास में प्रवेश लेने पर ₹25000 की। वहीं 7वीं जो किस्त है वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण और स्नातक होने पर आपको ₹1,00,000 की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये जो कंप्लीट राशि है, यहाँ से आपकी 6 किस्तों में कितनी राशि कंप्लीट हुई? ये है आपके ₹50,000। ये तो आपके ₹50,000, और ये 21 वर्ष की आयु पूर्ण और स्नातक होने पर ₹1,00,000 की सहायता राशि प्रदान की जाए। अब इसमें देख लीजिए, इस योजना में पहली किस्त जन्म के समय ₹2500 प्रदान की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, और डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही। तो ये जो राशि है 7 किस्त की, ये हमें बहुत बेहतरीन तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं कक्षा में प्रवेश कर कितनी राशि प्रदान की जाती है? मतलब 12th क्लास में आपने एडमिशन कराया तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए भाई 12th क्लास में प्रवेश लेने पर ये कौन सी किस्त थी? तो ये तो हमारी छठी किस्त थी, ठीक है। छठी किस्त थी, और इसकी राशि कितनी है 12th क्लास में प्रवेश लेने पर, और इसकी राशि है ₹11,000, ठीक है। ये हो गया ज़्यादा, और इसकी राशि है आपके ₹11,000, ठीक है। आपको फिफ्थ भी पता होना चाहिए, इसका मतलब फिफ्थ किस्त थी कौन सी? 10th क्लास में प्रवेश लेने पर, और सॉरी, इस तरह से कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसलिए इस गलती करने से हमें बचना है। बेहतरीन तरह से ये योजना याद होनी चाहिए। जो छठी किस्त थी 12th क्लास में प्रवेश लेने पर, इसकी राशि कितनी थी? आपके ₹25,000, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? 12th क्लास में प्रवेश लेने पर ₹25,000 की राशि थी, ठीक है। वहीं फिफ्थ जो किस्त थी 10th क्लास में प्रवेश लेने पर, वो ₹11,000 थी। वहीं 6th क्लास में प्रवेश लेने पर आपकी कितनी थी? ₹5,000 की राशि थी। इसके अलावा फिर फर्स्ट क्लास थी। फर्स्ट क्लास में कितनी थी? ₹4,000 की राशि थी। इसके अलावा फर्स्ट क्लास से पहले 1 वर्ष प्लस टीकाकरण पूर्ण होने पर ये राशि 2500, और जन्म के समय फिर याद रखना है ये राशि कितनी थी? ₹2500 की। इस तरह से ये 6 किस्त और ₹1,00,000 की आपकी फाइनल किस्त थी, जो कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रदान की जा रही थी। तो यहाँ से 12वीं में प्रवेश लेने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो है आपके ₹25,000। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ये आपके सुजस में आया भी है। लाड़ू प्रोत्साहन योजना बालिकाओं को जन्म के साथ ही मिल रहा 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र, इसको क्या बताया गया है? संकल्प पत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कि लाड़ू प्रोत्साहन योजनाओं के लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका को जन्म के समय कितने रुपए का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है? तो वो है आपके 1.5 लाख रुपए का। इसमें सब बताया गया है कि ये योजना कब से प्रारंभ की गई है? 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ की गई है। ये हमें याद रखना होगा। कब से प्रारंभ की गई है ये योजना? 1 अगस्त
2024। ये हमें याद रखना है। लाड़ू प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ की गई है? 1 अगस्त 2024 से लाड़ू प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करना। ठीक है, एक तो बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच, उनका स्वास्थ्य और शैक्षिक जो स्तर है उसमें सुधार लाना। पात्रता क्या है? किन बालिकाओं को प्रदान की जाएगी ये राशि? इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए जानना कि बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान में। ठीक है, पहली बात तो ये बालिका का जन्म कहाँ होना चाहिए? या तो आपकी राजकीय चिकित्सालय में या जननी सुरक्षा योजना के लिए जो अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान है उसमें होना आवश्यक है। साथ ही प्रसूता का राजस्थान की मूल निवासी होना भी जरूरी है। तो दो कंडीशन बताई गई हैं पात्रता के लिए, या तो बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सालय में या जननी सुरक्षा योजना के तहत जो निजी हॉस्पिटल्स इसमें रजिस्टर्ड है उसमें जन्म होना चाहिए, और दूसरी उसकी जो माँ है प्रसूता है उन वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। ये पात्रता है। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए? गर्भवती महिला की एएनसी जांच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी प्रमाण पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये एएनसी जो जांच है, क्योंकि गर्भधारण के समय गर्भ की पहचान करने के लिए मतलब कोई डिफिकल्टी लेवल तो नहीं है, इसकी जांच करने के लिए ये पूर्व में जांच की जाती है। ठीक है, योजना मुख्य रूप से चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित पीसीटीएस, गर्भावस्था, बाल ट्रैकिंग और स्वास्थ्य प्रबंधन, ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट प्रणाली पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है। प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही एक यूनिक आईडी अथवा पीसीटीएस आईडी नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि आप देख रहे हैं ये पीसीटीएस पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है, तो उनके लिए एक क्या दे दिया जाता है? पीसीटीएस आईडी, यूनिक आईडी दे दी जाती है। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। मुख्य लाभ क्या है? बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाता है। बालिका के जन्म से लेकर कितने कब से जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर राशि का भुगतान 7 किस्तों में किया जा रहा है। इसमें हमें ये ही याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई पहली किस्त कब है? बालिका का जन्म होने पर 2500 रुपए की, आयु 1 वर्ष एवं समस्त टीकाकरण होने पर 2500 रुपए है। ठीक है, दूसरी किस्त है 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर और टीकाकरण पूर्ण होना चाहिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस टीकाकरण को कंप्लीट कराना है, दूसरी किस्त देने का। तीसरी किस्त पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर। कई बार इसमें क्वेश्चंस को इस तरह से भी घुमाया जाता है कि पहली क्लास में प्रवेश लेने पर या पहली क्लास पास करने पर। तो पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेने पर है ये किस्त 4000 रुपए की। इसी प्रकार 6 क्लास में प्रवेश लेने पर 5000 और 10th क्लास में प्रवेश लेने पर 11000, 12th क्लास में प्रवेश लेने पर 25000 और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। यहाँ देखिए आप 7वीं किस्त में बाकी सब प्रवेश लेने पर हैं, लेकिन ये स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए की ये राशि जो 7वीं किस्त है आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। अगला प्रोग्राम है हमारा पीएम ऊषा योजना का मुख्य स्वरूप क्या है? ठीक है, कि ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है या पूरी तरह से निजी भागीदारी वाली योजना है, 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है या केंद्र प्रवर्तित जिसमें 60-40 का अनुपात दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पीएम ऊषा योजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये भी शिक्षा विभाग से संबंधित है, शिक्षा से जुड़ी हुई एक योजना है जिसमें पीएम ऊषा उच्च शिक्षा अभियान है। ठीक है, उच्चतर जो शिक्षा है, कॉलेज एजुकेशन है, उसको सुधारने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। पीएम ऊषा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान इसका नाम है। तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है और 60-40 के रेशियो में ये चलाई जा रही है। तो इस डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इस तरह से पूछा गया, नॉर्मल सी बात पूछ ली कि किस रेशियो में ये चलाई जा रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पीएम ऊषा योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किन स्तंभों के अनुरूप तैयार की गई है? अब चूंकि इसका उद्देश्य तो क्लियर है कि जो उच्चतर शिक्षा है, कॉलेज एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देना है, उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। तो इस योजना के तहत कुछ स्तंभ तैयार किए गए, जैसे सुलभता, समानता, शोध, रोजगार, केवल भौतिक ढांचा और संसाधन, सुलभता, समानता, जवाबदेही, सामर्थ्य और गुणवत्ता। तो जो डी ऑप्शन है, इस तरह से इस स्कीम के 5 स्तंभ हैं, ठीक है, जिन पर ये आधारित है। इसमें से आपका पहला कौन सा है? सुलभता, समानता, ठीक है, तीसरा है जवाबदेही, चौथा है आपका सामर्थ्य, पांचवा है आपका गुणवत्ता। ठीक है, तो ये 5 इस स्कीम के प्रमुख स्तंभ है, सुलभता, समानता, जवाबदेही, सामर्थ्य और गुणवत्ता। इन 5 स्तंभों पर ये संचालित योजना की जा रही है और इस तरह से डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान कब से संचालित है? जून 2023 से संचालित है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। केंद्र प्रायोजित योजना है 60-40 के रेशियो में।
उद्देश्य क्या है? देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सशक्त, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, शोधपरक, रोजगारोन्मुखी, वैश्विक मानकों के अनुरूप हमें बनाना है। तो अगर क्वेश्चन ये कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि प्री के इंपॉर्टेंस से। प्री में तो इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये तो हमें पूछा जा सकता है कि पीएम ऊषा का संबंध किससे है। उसमें ऑप्शन बना के दे देगा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इस तरह से जो भी है, ठीक है। तो जब इस योजना का लिखने की नंबर आएगी तो हमें पता होना चाहिए, शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि भाई जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा कॉलेज एजुकेशन है, वो कैसी हो? गुणवत्तापूर्ण हो, शोधपरक हो, रोजगारोन्मुखी हो, ठीक है, वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। तो ये सारे पॉइंट अगर अपन लिखते हैं तो हमारे लिए नंबर लेना आसान हो जाएगा। इसके 5 स्तंभ हैं। पहला है पहुँच, दूसरा है समानता, जवाबदेही, ठीक है, सामर्थ्य और गुणवत्ता। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि जो पीएम ऊषा योजना है वो 5 स्तंभों पर संचालित की जा रही है, जिसमें आपके पहुंच, समानता, सामर्थ्य, जवाबदेही और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री हमारी बिटिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री हमारी बिटिया योजना, सरकार ने एक स्कीम चलाई। फिर अगेन ये जो स्कीम है आप देख पा रहे हैं, गर्ल्स से रिलेटेड है, तो और एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसके लिए संचालित है? सरकार ने कहा कुछ बच्चियों को एजुकेशन में जो डिफिकल्टी आ रही है उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किस वर्ग की छात्राओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा? तो जो बीपीएल बीपीएल की जो कैटेगरी में बालिकाएं आती हैं उनको इससे लाभान्वित किया जाएगा। बीपीएल और अनाथ कैटेगरी में, ठीक है, बीपीएल और अनाथ कैटेगरी में जो बालिकाएं आती हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। कैसे लाभान्वित किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो जिले में क्लास 10th में जो बच्ची प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, मतलब जिन बालिकाओं ने क्लास 10th में जिले स्तर पर पहली और दूसरी रैंक प्राप्त की है, उन बच्चियों की जो फीस है या प्रोत्साहन राशि कह सकते हैं वो आप, वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। अब वो कितनी प्रदान की जाती है? तो 10th क्लास पास होने पर, और इसका मतलब कक्षा 11 और 12 में 15,000 रुपए प्रति वर्ष और स्नातक और स्नातकोत्तर पर 25,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। तो देख लीजिए, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है मुख्यमंत्री हमारी बिटिया योजना, जिसका उद्देश्य मेधावी और जरूरतमंद छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए, मेधावी और जरूरतमंद छात्रा हैं, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत क्लास 11-12 में 15,000 रुपए प्रति वर्ष और स्नातक और स्नातकोत्तर पर 25,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि उन बालिकाओं को मिलती है। किनको? जो जिले में 10th क्लास में प्रथम और द्वितीय स्थान, ठीक है, या बीपीएल या अनाथ श्रेणी में 75% अंक लाती हैं। तो क्या-क्या शर्तें होगी? बीपीएल या अनाथ कैटेगरी जिसमें 75% अंक, या जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान क्लास 10th में। इसके पश्चात उनको जो राशि मिलेगी वो 11th और 12th में 15,000 रुपए की। इसके पश्चात आपके स्नातक और स्नातकोत्तर पर 25,000 रुपए की राशि, सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और बालिकाओं से ये संबंधित है, मेधावी और जरूरतमंद जो छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। तो यहाँ से क्या था ऑप्शन? मेधावी लड़कियों को प्रोत्साहन करना था। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि भाई मुख्यमंत्री हमारी बिटिया योजना के तहत स्नातकोत्तर में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो पता होना चाहिए, 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जानी चाहिए। फिर है दीक्षा पोर्टल का निर्माण किसके तत्वावधान में किया जा रहा है? तो यह अपन देख चुके हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए। और ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इसके तहत डिजिटल जो सामग्री है, चाहे छात्रों से, चाहे शिक्षकों से, चाहे परिवारजनों से, पेरेंट्स से रिलेटेड, उन सबको इस एक पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें मुख्यतः आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं और विभिन्न राज्य के जो पाठ्य पुस्तक मंडल है उनके द्वारा जो डेवलप की गई बुक्स हैं उनको इस पे ऑनलाइन अपलोड किया गया है। चलिए देखो, दीक्षा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और दीक्षा सेंट्रल पीएमयू के तत्वावधान में बनाया जा रहा है। इस पोर्टल पर आपके आरएससीआईटी अजमेर द्वारा ई सामग्री अपलोड की जा रही है। तो ये राजस्थान में है, आपके आरएससीआईटी अजमेर में है, इसके द्वारा ये सामग्री अपलोड की जा रही है। अगली स्कीम है आपकी राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रति विद्यार्थी कितनी सहायता राशि प्रदान की है? तो सरकार सरकारी विद्यालयों में आपको पता है एजुकेशन तो आपकी फ्री है, इसके साथ खाने का भी प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात आपकी बुक्स फ्री हैं और सरकार यहाँ तक प्रयास कर रही है कि स्कूल ड्रेस भी उनके लिए प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना इसके लिए चलाई गई है और इसमें हमसे पूछा गया है कि शैक्षणिक वर्ष जो 2025-26 है उसमें निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो चूंकि देखो 2024-25 में ये जो राशि थी वो 800 रुपए प्रदान की जाती थी 2 ड्रेस के लिए, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है 2025
26 2025-26 में इस राशि को सरकार ने कितना कर दिया है? इस राशि को सरकार ने कर दिया है 600 रुपए, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, वर्तमान में मतलब कितनी राशि प्रदान की जा रही है? 600 रुपए की राशि इसमें प्रदान की जा रही है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई खास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, सिंपल सी बात है, स्कूली ड्रेस के लिए सहायता राशि प्रदान की जा रही है जो कि 600 रुपए है, ठीक है। तो 2025 में इंपॉर्टेंट दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए है? तो 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके तहत उनको ही इससे लाभान्वित किया जाएगा और प्रति विद्यार्थी सहायता राशि 600 रुपए डीबीटी के माध्यम से है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। चलिएगा, मुख्यमंत्री संबल योजना, मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी कितनी शिक्षण शुल्क राशि प्रदान की जा रही है? क्योंकि इसमें प्रावधान है आपके 9,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्यमंत्री संबल योजना है, ठीक है, नाम से थोड़ा सा क्लियर है नहीं है। तो ये किन लोगों को, किन महिलाओं को शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण शुल्क राशि प्रदान करने के लिए लाभान्वित किया जाएगा मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत? तो इसमें आपकी जो महिलाएं हैं, खासकर विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं, विधवा और परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनको इससे लाभान्वित किया जाएगा। और ये 2 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स है, 2 वर्ष का डिप्लोमा एजुकेशन है, DELED, ठीक है, इसमें अध्ययन करने वाली जो महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, उनको शिक्षण शुल्क में 9,000 रुपए की राशि प्रति लाभार्थी हस्तांतरित की जा, ठीक है। तो ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री संबल योजना। इसका संबंध भी आपके किससे है? एजुकेशन से है। अगला देखते हैं, मिशन स्टार्ट का संबंध किससे है? तो मिशन स्टार्ट भी सरकार की एक पहल है जो कि शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, स्मार्ट सिटीज को प्रदूषण मुक्त करने से, ऐसा नहीं है। हो सकता है इस तरह से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, देखिए आप मिशन स्टार्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा जब तक हमें पता नहीं होगा। ब्लेडेड मोड ऑफ लर्निंग से, तो ये बात सही है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इसके बारे में देखेंगे ये क्या है, ब्लेडेड मोड ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और सुलभ तरह से बच्चों तक पहुंचे। हो सकता है आज की डेट में किसी विद्यालय में टीचर या कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मिश्रित रूप में, ठीक है, मिश्रित रूप में कोई क्लास ऑफलाइन होगी आपकी और टीचर वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाए। इस तरह से मिश्रित रूप में, मिश्र रूप से फाइनली अप्रोच करें तो आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, ठीक है। और एजुकेशन को बढ़ावा देना है, और इसलिए ये मिशन स्टार्ट का संबंध किससे है? आप देख सकते हैं, शिक्षा से इसका संबंध है, ठीक है। और ब्लेडेड मोड ऑफ लर्निंग से है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा प्रणाली को प्रभावी बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा और, शिक्षा विभाग ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन स्टार्ट के तहत विशेष शिक्षकों की अनुपलब्धता अथवा शिक्षकों की अनुपस्थिति की स्थिति में क्लास 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई डिजिटल सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करना है। जो कि बात हमने कही थी कि अगर भाई कोई टीचर अवेलेबल नहीं है या अनुपस्थित है तो क्लास 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था आपका मिशन, और इस तरह से थैंक यू सिविल मार्गदर्शन। और हमारा जो थर्ड चैप्टर था, जो शिक्षा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित था, उससे रिलेटेड जितनी भी राज्य सरकार के द्वारा स्कीम संचालित थी और जिनका इकोनॉमिक रिव्यू 2025-26 में वर्णन किया गया था, वो हमने सारी कंप्लीट की। चाहे, ठीक है, चाहे मतलब स्कीम्स हो, चाहे पोर्टल्स हो या कोई अन्य प्रोग्राम, सारे के सारे हमने क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद।